नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। चूमेंगी कदम मंजिले मकसूद एक दिन, हिम्मत है तेरे दिल में तू मजबूत अगर है। और ऐसी ही हिम्मत और अहद की मिसाल है वो जिनके सितार के तारों पर जादुई अंदाज से चलती हैं उंगलियां, जो सहर ज़दा कर जाती हैं सुनने वालों को, जो समेटे हैं अपने में एक पूरी विरासत को। शख्सियत में आज है हमारे साथ पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी। सितार के तारों में बसती है जिनकी आत्मा, जिंदगी के तवील सफर में संघर्ष ने निखारा उनके फन को। मृदभाषी, सरल, सहज, प्रतिभा संपन्न पद्म भूषण पंडित देवव्रत चौधरी, जिन्हें पंडित देबू चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित देबू चौधरी का जन्म गांव रामगोपालपुर मेमनसिंह जिले में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। विश्वेश्वर चौधरी हिरनबाला देवी की आंखों का तारा। 4 साल की उम्र से सितार बजाना शुरू किया और 12 साल की उम्र में रेडियो में अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। कोलकाता यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर भी काम किया, लेकिन अपने गुरु मुश्ताक अली खान साहिब से संगीत की मौसीकी की बारीकियों को जानने का सफर जारी रखा और कई अहम मौकों पर उनके साथ संगत भी की। संगीत में नित नए प्रयोगों की हिमायती पंडित देबू चौधरी ने देश विदेश में अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों का मन मोह लिया और कई नए रागों की रचना भी की। पंडित देबू चौधरी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। आज की तारीख में पंडित देबू चौधरी उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर के जरिए युवा कलाकारों को संगीत की तालीम दे रहे हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके बेटे प्रतीक चौधरी। स्वागत है पंडित जी, शख्सियत में आपका। शुरुआत अपने इस प्रोग्राम की आपके छुटपन से करें, आपके बचपन से करें। कौन सी उम्र में आपको याद पड़ता है कि आपने सितार सीखना शुरू किया और फिर आपने इसी वाद्य को क्यों चुना? ये संगीत जो हमें आज हमारे गुरु के लिए हमें जो नसीब हुआ, यह हमें विरासत में नहीं मिला। तो विरासत में कभी हमारे नहीं मिला का मतलब कहीं पे दूर दूर तक हमारे पुश्तों में किसी ने गाना बजाना नहीं करा। इंडिपेंडेंस के पहले हमारे बड़े भैया की शादी हो गई, तो हम लोग एक स्कूल में हमें लेके जाते थे हमारी बड़ी भाभी। स्कूल में हर एक कमरे में एक एक क्लास में कुछ होता था, कहीं सितार, कहीं सरोद, कहीं कुछ होता था। तो मैं एक दिन, भाभी गाना सीखती थी और मैं 5-6 साल का था, तो घूमते घूमते सितार के कमरे में चला गया। तो मैं अकेला लड़का था, सब लड़कियां थी बैठे। तो मुझे आओ आओ अंदर बैठो। तो मुझे क्या खोखा खोखा मतलब बच्चों को कहते थे बंगला में, सितार बजाओगे? मैंने कहा हाँ बजाएंगे। वही मेरी शुरुआत है। और घर आके मैंने पिताजी को बोला तो एक थप्पड़ उस जमाने में मौसीकी गाना बजना करना मतलब बहुत बुरा काम माना जाता था। पढ़ाई करो। जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, मुझे
40 से मैंने रेडियो में बजाने का मौका मिला। बच्चों का, हम लोग कहते थे गल्प दादू आसर, ये होता था बच्चों का प्रोग्राम, बाल कार्यक्रम जिसे हाँ। कहते हैं। 48 से मैंने रेडियो में ऑडिशन दे दिया, पास हो गया। 48 मेरी ज़िंदगी की एक ऐसा मोड़ आया कि जहाँ से मैंने कॉलेज में भर्ती हुआ। फिर पिताजी बोले अच्छा तो अब रेगुलर बजा। 48 में तानसेन संगीत सम्मेलन पहली बार कलकत्ते में हुआ, और कलकत्ते में जो गोल्डन पीरियड हम कहते हैं 48 से लेकर 55 तक बड़े बड़े कलाकार आते थे, बड़े बड़े कलाकार सबको सुनते थे। और मैं रेडियो में बजाने लगा, और जितनी कंपटीशन कलकत्ते में होते थे सब में फर्स्ट आया। ये मेरा एक रिकॉर्ड है कि 48 से लेकर 52 तक 4 बार इंटर कॉलेजिएट म्यूजिक कंपटीशन होते थे वेस्ट बंगाल का, उसमें 4 बार मैं फर्स्ट आया। उस समय पंडित जी आपके आसपास कौन कौन से लोग थे? हमारे गुरु थे उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब, जिनके लिए मैं आज जो भी कुछ उनके लिए हूँ। हालांकि मेरे पहले गुरुजी जो थे पांचू गोपाल पंडित पांचू गोपाल दत्ता जी थे, बहुत मुझे प्यार से सिखाया। जब आप अपने गुरु के पास गए तो उनके सवालात क्या थे? वो उन्होंने आपसे क्या कुछ पूछा उस दरमियान? उन्होंने पहले एक सवाल किया, जो कुछ पहले सीखा सब भूल जाओ, हाँ। सारे गामा से शुरू करो। मेरे इम्तहान लेना चाहते थे तो मैं सारे गामा से शुरू किया। 2 पर्दे काटो, हालांकि 19-20 पर्दे में चलते सब बजाते हैं, सभी जानते हैं। तो हमारे घराने में 17 पर्दा होता है, वो बाद में आप बात करेंगे। तो पर्दा काटा, उन्होंने कहा देख अगर ये रहना है तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, और जो तालीम देंगे उसको कर मुकम्मल करके लाना पड़ेगा, तैयार करके। शिक्षा आपने कलकत्ता में ली, फिर उसके बाद दिल्ली कैसे आना हुआ? एक मैं सच कहना पड़ेगा मुझे, मैं 55, 56, 56, 57 तक बहुत स्ट्रगल करता रहा। हालांकि इनाम मिलते रहे, फर्स्ट आए, वो तसल्ली नहीं मिली जो जगह। और उस ज़माने में हमारे उस्ताद तो थे ही, उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब के ज़माना में बताऊं, सन मानिए कि 35 से लेकर सन 50 तक, उस ज़माने में ऐसे ऐसे सितारे आए। जैसे अब देखिए इनायत खान साहब तो चले गए 38 में, उनका तो एक ऐसा स्तंभ था, जिनके पुत्र उस्ताद बिलायत खान साहब, फिर पंडित रविशंकर जी, फिर उस्ताद अली अकबर खान, ऐसे ऐसे लोग, बड़े गुलाम अली खान साहब। तो मुझे याद है उस ज़माने में, मैं जो तानसेन की बात करी, 48 में मैं फर्स्ट आया था और बजाया था उसमें। उस ज़माने में ये, और वो उन लोगों को हम इतने सुने। और आमिर खान साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, उस्ताद आमिर खान साहब जब भी जाते थे हमें ले जाते थे। तो उन लोग इतना प्रभाव था, रात भर होता था कलकत्ते में। फिर हमने सोचा कि हमें ऊपर वाले से नाम लेकर कहा मैं कहाँ इनके बीच में बैठूंगा, जगह ही नहीं मिलेंगे मुझे। धीरे धीरे करते करते 1960 में दिल्ली में एक मौका मिला मुझे। मेरे बड़े भाई यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, अरुण चौधरी, उन्होंने मुझे पेपर क्लिपिंग भेजा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक फैकल्टी शुरू होने जा रही है। मैंने कहा तू कलकत्ता छोड़ के यहाँ आ जा। मैंने कहा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जो आगे बढ़ने का। तो इस तरह आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े? एज ए टीचर मैं जुड़ा 60 में 19, और 1999 तक मैं करीब 40 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। एक बात बताइए, आपने जिसको कहना चाहिए यूनिवर्सिटी में भी काम किया, पढ़ाया भी, अपना परफॉर्म भी करते रहे, फिर आपके अंडर में कई सारे बच्चों ने PhD भी की, और आप अलग से भी लोगों को सिखाते हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, इस कला में माहिर होना चाहते हैं। आप ये एक तरह से मल्टीटास्किंग हो गई। कैसे वक्त निकाल पाते हैं और कैसे कुछ कर पाते हैं आप इतना सब? ये हमने अपने गुरु से सीखा, ये लगन होनी चाहिए। हम मेरे अंदर बहुत बचपन से ही था, जो मेरे जिद बहुत थी, मैं करूँगा, ये ठान लेता था, मैं करता। आज देखिए मैं सितार में
जब सा लगाता हूँ लोग कहते हैं जी हम बजा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सा सभी लगाते, सभी बजाते हैं, तो अपनी जगह बनाने के लिए हमने, ये मेरा मन में था जब मैं कुछ भी करूं मैं कल ना रहूं, मगर ये सितार हमारा बोलेगा, ये मैं बजा रहा हूँ। हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एक छोटी सी नहीं, एक बंदिश अगर आप थोड़ा सा बजा सके हम लोगों के लिए। पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपको लेकर, आपकी कला को लेकर, और इतने सालों से जो आप इस साधना में रमे हुए हैं उस पर। आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए जनाब चौधरी साहब, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में हम आपसे हम कलाम हैं, और आपके साथ जो ज़िंदगी का वक्त गुज़रा है मेरा, वो काबिल बयान है, काबिल तारीफ़ है। आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन 50 साल से आपसे मेरी मुलाकात है, समझिए। उस वक्त जब आप दरियागंज में थे, और उस वक्त आपका पीक टाइम था, और कैसा कैसा आपका सितार मैंने सुना है कि आज तक उसकी यादें बाकी हैं दिल में। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि ये सैनिया घराना में 17 पर्दों का सितार बजाना जो है, ये आपकी बस की बात है। आपके लिए खुदा से दुआ करता हूँ मैं हाथ उठा के कि खुदा करे आप तंदुरुस्ती के साथ सितार बजाते रहे, सलामत रहे, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार देवू जी। सन 50 के दशक में भारत सरकार ने युवा महोत्सव की शुरुआत की थी, जो कि तालकटोरा स्टेडियम में, जो कि यहाँ जंगल था, वहाँ युवा महोत्सव हुआ करता था। वहाँ टेंट्स लगते थे और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के छात्र वहाँ एकत्रित हुआ करते थे अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो वहाँ हम लोग मिले थे सर्वप्रथम। वहाँ आप अपना सितार लेके रातों रात आप बजाते थे। क्या वहाँ कैंप फायर लगती थी, कैंप फायर में आप बजाते थे, मैं गाता था। तो इस प्रकार से हमारी मुलाकात हुई। आप परंपरा के बड़े ही परंपरा को मानने वाले हैं और परंपरावादी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से ये परंपरावाद को आगे बढ़ाएं, और जो युवा पीढ़ी है उसमें परंपरा के प्रति प्रेम जागरूक करने में सहायता दें, और अपने गुरु को इसी तरह से आगे रखकर अपना आयुष्य आगे चलाएं। और मैं चाहता हूं कि आपको 100 साल का आयु हो, और आप उस तरह से संगीत का प्रचार प्रसार करते रहें। पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी तो। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी। पंडित जी, गुरु शिष्य परंपरा आज के दौर में, या आपने जिस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया उसके बारे में बताइए हमें। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कुछ मैं आज हूँ उनकी बदौलत। फिर भी मैं समझता हूँ मैंने कुछ नहीं सीखा, मगर जितना मुझे मिला, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाया उनके नाम से, उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर। मगर उनकी बताए हुए जो रास्ता जो था, वो मैं सबको चाहता हूँ बताना कि वो कहते थे कभी इसके साथ गद्दारी नहीं करना। मौसीकी ऐसा है कि वो तुम्हें ऊपर ले जाते। वो कहते थे कि उनको दुआ था, स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान, तन है पथ है, रूप है ध्यान। वो कहते अगर किसी को ईश्वर प्राप्ति हो, खुदा प्राप्ति करना चाहे कोई, तो उनको स्वर अच्छा लगाना पड़ेगा, सच्चा स्वर। और सच्चा स्वर खुदा होता है।
आपके बेटे भी अब आपकी इस विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। कितनी संभावना उनमें दिखती है? और चूंकि वो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवा पीढ़ी से आते हैं, तो जो चीज़ें आपको सालती हैं कि युवा पीढ़ी बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहती है, तो क्या अपने बेटे में भी वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं या आपकी ही रास्ते पर वो चलने को तैयार है? बेटे आज की पीढ़ी के हैं और एक जाहिर है कि संभव नहीं जो उनको मैं उस पीढ़ी में ले जाऊं और कहूं जो तू वहीं पर रह जा, मगर मैं छोड़ा नहीं हमारे गुरु जी का जो दिखाए हुए व्यवस्था। हमारे जैसे बहुत स्टूडेंट हैं, हमें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बेटा चाहते कुछ आगे बढ़ना। एक बात मैं कहूँ, हमारे उस्ताद साहब कहते थे, देख देबू प्रतीक को छोड़ दे। अच्छा। और नाम उसका निक नेम प्रतीक का मूमू नाम कहते। उसमें एक गत लिखे, बोला मूमू को गिफ्ट दे रहा हूँ। तो वो छोड़ दे, उसको करने जो करना चाहता है। अब वो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, विभिन्न तालों में बजाता है, अच्छा बजाता है। फिर उनको और भी देखेंगे, जैसे कोई एक एंसेंबल करता है, 10 कलाकारों को लेके बैठता है। तो ये सब हमने नहीं करा, नाम से होगा। कई किताबें भी लिखी जी। तो उन किताबों को लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही ख़ास तौर पे? और अगर हम ये जानना चाहें कि जो एक सोच काम कर रही थी कि युवा पीढ़ी को कुछ दे के जाना है, तो क्या आपको लगता है युवा उत्साहित है उस खजाने को लेने के लिए? कुछ तो है। मैं बताऊं, युवा पीढ़ी के नाम से हम लोग थोड़ा सा एलर्जिक हो जाते हैं। मैं नहीं हूँ। अच्छे लोग हैं, अच्छी युवा पीढ़ी है जो इसमें अपने को डिवोट करना चाहता है, सीखना चाहता है, जानना चाहता है। मैं बताऊं, पहली किताब जो हमें निकली थी सन 71 में, 71, वो था सितार एंड इट्स टेक्निक। वो एक साल में 3 एडिशन निकाला, बिक गया। फिर अभी मैं बहुत डिमांड, विदेशों से डिमांड आते हैं, तो अभी मैं उसको दूसरा प्रिंट और नए शक्ल से निकाल रहा हूँ। लेटेस्ट होगा हमारा 7वीं किताब होगा। और बाकी एक किताब हमारे ध्रुवतारा जोशी जी थे, बहुत हम हमारे गुरु जैसे समान थे, उनके कंपोजिशन का किताब मैंने लिखा। फिर इंडियन म्यूजिक के ऊपर लिखा मैंने। फिर कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूबल आर्टिकल्स ऑन म्यूजिक, वो भी मैंने करा। फिर एक म्यूजिक लिखा, उस्ताद मुश्ताक अली खान एंड इंडियन म्यूजिक। ये ऐसे मिला के 7 किताबें और न्यूमरस आर्टिकल्स तो हैं हमारा जो मैगजीन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है। आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। मैं कभी कभार सोचता हूँ मैं पिता के रूप में उनके लिए बात करूं या गुरु के रूप में, क्योंकि मेरे लिए बहुत एक खुशकिस्मती है कि गुरु मेरे घर में ही हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब संगीत के क्षेत्र में सब लोग सीखते हैं तो गुरु की तलाश करनी पड़ती है, गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाके सीखना पड़ता है। मगर सबसे बड़ी भगवान ने मुझे जो वरदान दी है कि मेरा जन्म इसी घर में हुआ। जब मैं अटक जाता हूँ मेरे कभी कभार रागों में, तो आप आके मुझे मदद करते हैं, चाहे वो मेरे कार्य के क्षेत्र में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, या मेरे बजाने के क्षेत्र में है। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि ये मुझे एडवांटेज मिला है जो दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता के रूप में, मेरे गुरु के रूप में और 100 साल जिएं और स्वस्थ रहते हुए जिएं और हम सबको शिक्षा देते रहें। देवू जी नमस्कार। आज मैं याद कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार, मेरे विचार में तकरीबन 50 वर्ष तो हो गए होंगे जब हम मिले होंगे, और उसके बाद मुलाकातें बढ़ती गईं और हम दूसरों ने एक दूसरे को देखा, किस प्रकार से संगीत की जो मंजिलें हैं तय की हैं, और आत्मीयता इतनी बढ़ती गई और कि हम आपस के एक बहुत गहरे मित्र बन गए। आप एक सच्चे गुरु भक्त हैं, एक अच्छे इंसान तो हैं ही, पर एक आदर्श जो एक गुरु भक्त होना चाहिए,
वैसे आप, मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो सच्चे गुरु भक्त हैं, और आप स्वयं भी कितने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ। और आपने 9 वर्षों तक मेरे ख़्याल में 3 टर्म्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीनशिप की है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर भी कितने अच्छे हैं। और राग के बारे में तो जो गहराई से आपकी सोच है वो शायद कम लोगों में मिलती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इस मकाम पे हैं। देश के कुछ ही कलाकार हैं जो राग को इस गहराई से देखते हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया है वो बहुत फले फूले, और आप एक आदर्श गुरु भी हैं। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इन लोगों के लिए? दिल भर आता है ना कि ये सुनने से कि मेरे बारे में ऐसे लोग सोचते हैं, कि कभी कभी दिल तो भर आता है मगर खुशी भी होती है। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा पंडित जी, 24 घंटों के लिए जो 24 सीडीज आपने निकाली, ये एक बहुत अनोखा जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट रहा। इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? मैं बताऊं, 1981 की बात है। मैं अमेरिका में उन दिनों में थे, महर्षि का एक मूवमेंट चल रहा था, उसमें मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पर मुझे कहा गया जो आप ऐसा कर सकते हैं, 24 घंटे का राग 24। तो हमने पूछा क्यों, आपने जो सवाल किया। तो 24 घंटा होता हमारे दिन में, 24 घंटे में 24 राग चुना मैंने। हाँ। तो उनका ये कहना था, संगीत जैसे इसका एक वातावरण में चलता रहे ना 24 घंटा, तो आपको दुनिया की जो फिजियोलॉजी, मेंटल फिजियोलॉजी, प्रेशर सब सब बीमारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा। अब देखिए, एक स्वर चल रहे हैं, हमारे बात कर रहे हैं हम। हाँ। एक तंबूरा जैसे होता है। हाँ। अगर ऐसा चलते रहे, आप काम करिए, पढ़ाई करिए, आपको मन डबल लग जाएगा, लगा रहे, तो वो थकान नहीं होती। थकान नहीं होता। वो बजने से 24 घंटे तो सुन नहीं सकता है, मगर जब भी आप उसको जागेंगे, क्या कहीं काम करेंगे, म्यूजिक रहेगा, तो आपको प्रेरणा ज़्यादा मिलेगी उसमें। पंडित जी, चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक अध्यापक के तौर पर भी काम किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ही के दौर से शुरू हुआ संगीत एक विषय के तौर पे। अब तक, जब तक आप वहाँ रहे, क्या कुछ बदलाव आप ला पाए? मैं जब तक रहा, मैं एक चीज़ करा, मानदंड परीक्षा का उसको बढ़ाया मैंने। भारतवर्ष के ऐसे कोई गुणीजन नहीं था जिनको हम लाए नहीं। शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी होगा कि जहाँ पर सारे गुणीजन आए हैं। बहुत रेयर बात है। देखिए, यहाँ तक किसी को नाम लीजिए, सितार में उसद बिलात खां कहिए, पंडित रविशंकर जी कहिए, सबको हमारे गुरुजी तो है ही थे ही। फिर पंडित D.T. जोशी सितार वादक, गाने दोनों में एक बहुत महान व्यक्ति कलकत्ते से आते थे। तो इस तरह से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए, जिससे, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी हमने। फिर एक हमने आर्काइव बनाने की कोशिश करी। पंडित जी, अब वक्त हमें कह रहा है आपसे इजाज़त लें ज़रूर, लेकिन चलते चलते आपसे हम एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे जो कभी आपने अपने वक्त में बड़ी खूबसूरती से गुनगुनाया हो और कहीं ना कहीं आपका जो हमसफ़र रही उनकी दाद मिली हो। तेरे नैना क्यों भरा है। वो है सबका पंडित जी, आज आप शख्सियत में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और बेहद खूबसूरत सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।